Hello class 8th. Now I am teaching to you chapter number 1 in SST. In SST your chapter number 1 name is natural resources. Natural प्राकृतिक resources संसाधन, प्राकृतिक संसाधन. Okay, let's start. Meaning of resources. रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज का अर्थ क्या होता है. ठीक, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज. ऐसी वो सभी चीज़ें, ऐसे वो कोई भी चीज़ जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करती है रिसोर्सेज कहलाती है. वी यूज़ मेनी थिंग टू सेटिस्फाई डिफरेंट टाइप ऑफ नीड. हम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, etc. Is that clear? In these cases, water is satisfying some of our needs and hence water is an example of resources. और इस तरह से क्या देखते हैं कि पानी हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करती है और इस तरह से पानी जो है वो एक एग्जाम्पल है रिसोर्सेज का, एक संसाधन का उदाहरण है. वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज की वैल्यू क्या होती है. वैल्यू मीन्स कीमत, वैल्यू. द मीनिंग ऑफ वैल्यू वेरीज विथ इट्स यूटिलिटी एंड इम्पॉर्टेंस. जो मीनिंग होता है वैल्यू का वो उसकी विभिन्नता के साथ उसकी यूज़ जो जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या उसका इम्पॉर्टेंट होता है उस पर डिपेंड करता है. वैल्यू मीन्स वर्थ इन मनी. वैल्यू का मतलब होता है कि इसकी जो है पैसे की कीमत के रूप में, जो मतलब एक तरह से देखा जाए तो कहते हैं ना वैल्यू मतलब क्या होता है, पैसे के रूप में जो उसकी वैल्यू होती, कीमत होती है वो वैल्यू कहलाती है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है यानी पैसे के रूप में उसकी वैल्यू होती है, जबकि कुछ की नहीं होती है. जैसे डायमंड क्या होता है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, डायमंड कीमती है, डायमंड जो स्टोन होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. बट अ चैरिटी वर्क में नॉट. लेकिन जो दया के काम किए जाते हैं, जैसे सोशल कुछ लोग होते हैं जो दया दिखाते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. बट बोथ आर नेसेसरी. बट क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए तो दोनों ही ज़रूरी हैं. When a particular things has some use for us, this means it has some values for us. अगर कोई भी ऐसी चीज़, जो पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए यूजेबल है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कुछ वैल्यू है. वैल्यू इन एनीथिंग मेड इट अ रिसोर्सेज. और वैल्यू क्या करती है, ठीक है, किसी भी रिसोर्स को उसकी जो है वो वैल्यू को बना देती है. समटाइम्स एन आइटम में नॉट बी अ वैल्यू फॉर अस बट इट कैन बी ऑफ सम यूज़ फॉर सम अदर पर्सन. कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ की वैल्यू हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं होती है. बहुत सारी चीज़ें आसपास ऐसी होती हैं जिसको हम निगलेक्ट करते हैं, जो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती, लेकिन वही चीज़ किसी दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाती है. जैसे अगर हम क्ले लें, क्ले में सीम्स यूजलेस टू यू. मिट्टी की तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, बट गिव इट टू अ पॉटर. लेकिन जैसे ये किसी पॉटर को यानी कुम्हार को दे दी जाती है या उसके पास पहुंच जाती हैं, तो क्या होता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है. ये क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स उसके लिए बन जाता है. इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. अब हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है. व्हेन द वर्थ ऑफ अ रिसोर्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. अगर किसी भी रिसोर्सेज की जो वैल्यू होती है, अगर हम किसी भी रिसोर्सेज को मेज़र करें, उसको हम इस तरह से देखें कि हम उसकी कीमत लगाएं, ठीक है, जैसे मनी के रूप में हम अगर किसी रिसोर्सेज की कीमत को लगाते हैं, देन इट इज़ सेड टू बी हैव इकोनॉमिक वैल्यू. तो इस तरह से इसकी एक आर्थिक कीमत बन जाती है, यानी पैसे की कीमत बन जाती है. नॉट ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. सभी रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन इज इंजॉइंग फ्रेश एयर, द फ्रेश एयर इज़ वर्किंग लाइक अ रिसोर्स फॉर हिम. अगर कोई भी इंसान ताज़ी हवा लेना चाहता है तो ताज़ी हवा क्या करती है, उसके लिए एक रिसोर्स का काम करती है. बट द फ्रेश एयर हैज़ नो इकोनॉमिक वैल्यू. लेकिन फ्रेश एयर की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है. क्या पैसे देकर आप हवा लेते हैं? नहीं लेते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ रिसोर्सेज विच में नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. और कुछ और एग्जांपल ये बताते हैं
कि कैसे उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। योर मदर मस्ट बी मेकिंग मेनी डिलीशियस डिशेस फॉर यू। आपकी जो माता जी हैं वो बहुत सारी स्वादिष्ट भोजन आपके लिए बनाती हैं। शी नो रेसिपीज़ ऑफ मे बी अबाउट 100 डिशेस। ऐसी बहुत सारी 100 ऑफ डिशेस हैं जिसकी रेसिपी को वो जानती हैं। हर नॉलेज ऑफ रेसिपी डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। लेकिन क्या है, जो वो रेसिपी आपको बना के देती हैं, खिलाती हैं, क्या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है? बट इज़ अ रिसोर्स फॉर हर एंड फॉर यू एज वेल। ठीक है, लेकिन क्या है, ये उनके लिए और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संसाधन है। नाउ लेट अस अज्यूम योर मदर डिसाइड्स टू राइट अ रेसिपी बुक एंड द बुक बिकम्स अ बेस्ट सेलर। अब हम चलिए इसको ऐसे मानते हैं, इस तरह से अज्यूम करिए कि आपकी माता जी हैं वो क्या करें, वो स्वादिष्ट भोजन बनाने की एक बुक लिखें और क्या करें, वो जाएं और इसको वो एक कुछ से लेकर आए बेस्ट सेलर से, यानी जो बहुत बढ़िया किताबों का विक्रेता होता है उसको वो दें। देन हर रेसिपी गेन द इकोनॉमिक वैल्यू। तो वो जो उनकी रेसिपी है उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रही है? सिमिलरली मेनी होम रेमेडीज़ में नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू टुडे। और इस तरह से देखें, ऐसे ही अगर देखते हैं तो आज बहुत सारे घरों में जो रेमेडी जैसे इलाज है, उपचार है, जिस तरह की होम रेमेडीज़ होती हैं, जैसे होता है ना, ये लगा लो तो ये घाव भर जाएगा, जो भी घरों में बनाई जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट इन फ्यूचर इफ़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी गेट्स अ पेटेंट फॉर सम ऑफ देम दे वुड एक्वायर द इकोनॉमिक वैल्यू। लेकिन कभी अगर फ्यूचर में ऐसा हो कि कोई दवा बनाने वाली कंपनी, जो औषधि कंपनियां होती हैं, वो क्या करें कि इस पर अधिकार कर लें, जैसे वो बोलें कि ठीक है आप हमारे लिए रेमेडीज़ बनाइए, तो क्या हो जाएगा, इसका एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि वो उस रेमेडी के बदले क्या करेंगे, पेड करेंगे, पैसे देंगे, क्योंकि वो उससे पैसे कमाएंगे। ओके, नाउ स्टडी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड एज अंडर। रिसोर्सेज को, ये जो चीज़ें हैं नीचे दी गई हैं, इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। क्या? नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, थिंग्स विच आर टेकन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज विदाउट मच चेंज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी वो चीज़ें बच्चों जो हमें प्रकृति माँ देती हैं, उनसे हमें मिलती है और जिनके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे पानी, हवा, मिट्टी, मिनरल्स, रॉक्स, etc आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको भी जो है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी तीन स्टेप में क्लासिफाइड किया गया है। कैसे? लेवल एंड डेवलपमेंट एंड यूज़, उसका जो लेवल है, स्तर है, उसका डेवलपमेंट यानी जो किस तरह से वो विकसित है, और उसके इस्तेमाल पर, उसकी उत्पत्ति पर, और कितना उसका स्टॉक है और कहाँ कहाँ वो उसको डिस्ट्रीब्यूट बांटा जाता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया। अब हम फर्स्ट स्टेप पे देखते हैं, ठीक है, कि इस तरह से नेचुरल। अब अगर हम फर्स्ट लेवल को देखें कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ के आधार पर अगर हम रिसोर्सेज को देखें तो ये 2 तरीके से इसको किया गया है क्लासिफाइड, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल क्या होता है? रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड विच आर बीइंग यूज्ड बाय मैन आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी का पता है कि वो कितनी मात्रा में हमारे पास मौजूद हैं और वो इंसानों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, वो एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे द कोल रिजर्व इन झारखंड इज़ एन एक्चुअल रिसोर्सेज। जैसे आज झारखंड में जो कोल की मात्रा मौजूद है वो वो उसकी एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाती है। जैसे हम जानते हैं कि वहाँ जो वो झारखंड का कोल माइन है, वहाँ पर कितनी मात्रा में कोल जो है वो उपलब्ध है, ठीक है, और किस तरह से उसकी फैक्ट्रियों में जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से वाटर फ्लोइंग थ्रू द गंगा इज़ एन एक्चुअल रिसोर्सेज। जो पानी बह रहा है गंगा माँ में, गंगा नदी में, वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। बिकॉज वी आर यूजिंग दिस वाटर फॉर मेनी पर्पज़, क्योंकि इस पानी का भी इस्तेमाल हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया
द डार्क सॉइल ऑफ द डिकैन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र और सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, और इस तरह से जिस तरह से जैसे कि क्या है, पेट्रोलियम की जो मात्रा वेस्ट एशिया में मौजूद है और दक्षिणी पठार पर, महाराष्ट्र के दक्षिणी पठार पर जो हमारी जो है डार्क सॉइल्स हैं, ठीक है, वो भी एक क्या है, वो एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। पोटेंशियल इन रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज हुज एक्चुअल क्वांटिटी इज नॉट नोन एंड विच आर बीइंग नॉट यूज्ड बाय अस एट प्रेजेंट। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो कि हमें पता ही नहीं है कि वो कितनी मात्रा में मौजूद है। ठीक है, और उसका इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट टाइम में नहीं किया जाता, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाती। पोटेंशियल मतलब बच्चों जिसकी संभावना हो कि वो कितनी मात्रा में है। फॉर एग्जाम्पल द यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। जैसे कि लद्दाख में एक जगह है जहाँ पे यूरेनियम का बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसका कि कहा जाता है एग्जाम्पल मतलब फ्यूचर में उसको यूज़ किया जाएगा। अनदर एग्जाम्पल कैन बी मेनी अनएक्सप्लोर्ड ऑयल वेल्स नियर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और जैसा कि कहा गया है कि कुछ ऐसे भी मतलब उसके तेल के कुएं हैं जो वेस्टर्न कोस्ट, जो भारत के मतलब पश्चिमी जो है जो तल हैं, समुद्र तल हैं, उस पर मौजूद हैं, लेकिन वो अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अभी उसका ज्ञात नहीं हुआ, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है, ऐसी संभावना की गई है। तो ऐसी चीज़ें जिसकी संभावना की जाती है, ऐसे रिसोर्सेज को जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए जिस पर रिसर्च चल रहे होते हैं, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। A potential resources can change into an actual resources with proper development of technology. Potential energy को क्या होता है, actual resources, potential resources को actual resources में change किया जा सकता है, किसका, कुछ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी वॉज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, जैसे कि क्या था, जो विंड की एनर्जी थी, ठीक है, उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता था। अबाउट 200 ईयर अगो, 200 साल पहले क्या हो रहा था, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं किया जा सकता था। नाउ द विंड एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज संसार के बहुत सारे हिस्से में विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है। तमिलनाडु इज़ अ लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। और भारत देश में तमिलनाडु में क्या हो रहा है, एक ऐसा स्टेट है जो कि एनर्जी को, विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। विंड एनर्जी इन एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, और विंड एनर्जी एक कभी ना ख़त्म होने वाली, ठीक है, अनंत रिसोर्सेज। एनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि जो कभी ख़त्म नहीं होता, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। अब सेकंड क्या था कि इसकी ऑरिजिन के आधार पर जो क्लासिफाइड किया गया, तो इसके भी बच्चों 2 टाइप है। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि लिविंग बींग से मिलते हैं। रिसोर्सेज विच कम फ्रॉम लिविंग सोर्सेज ऑफ कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जीवित प्राणियों से मिलते हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि एनिमल्स और प्लांट जो है वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज विच कम फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज आर अबायोटिक रिसोर्सेज। समझ में आ रहा होगा, ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर आर अबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं इसके स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसका क्या क्लासिफाइड किया गया है। अबिक्विटियस रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज विच आर मोर और लेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड आर कॉल्ड अबिक्विटियस रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज मतलब कि क्या कहा गया है कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि ज़्यादा और कम मात्रा में पूरे संसार में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो सर्वव्यापी रिसोर्सेज यानी हर जगह मौजूद होने वाले संसाधन कहलाते हैं। जैसे एयर एंड वाटर आर
यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, ठीक, एयर और वाटर जो सब जगह कम और ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, ठीक है, वो सर्वव्यापी संसाधन यानी यूबिक्यूटस रिसोर्सेज कहलाते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? लोकलाइज्ड, लोकल मतलब स्थानीय, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन सेलेक्टेड जोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे भौतिक, जोग्राफिकल यानी कि हमारे जिस तरह से भौगोलिक एरिया में, हमारे जो एरिया होता है लोकल एरिया में जो पाए जाते हैं वो लोकलाइज रिसोर्सेज कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज डिपेंड ऑन मेनी जोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ETC। जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों वो किस पर डिपेंड करता है? जोग्राफिकल फैक्टर्स पर, यानी कि किस तरह से भौगोलिक जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या जलवायु है, ठीक है, भौगोलिक स्थिति है, यानी हमारे यहाँ के भौगोलिक एरिया की भौगोलिक कंडीशन क्या है, उस पर ये डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट इज़ रिच इन ऑयल रिजर्व। जैसे जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व एरिया है, वो क्या है, किसके लिए, उसमें क्या ज़्यादा मौजूद है? ऑयल। सो पेट्रोलियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। और इस तरह से पेट्रोलियम क्या होता है, वो वहाँ का लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे एरिया पर डिपेंड करता है, कहीं पर ऑयल ज़्यादा, ऑयल पेट्रोल ज़्यादा होता है, कहीं पे गेहूं की उपज ज़्यादा हुई, कहीं चावल की, कहीं खजूर की, तो ये क्या करता है, वहाँ के क्लाइमेट और जोग्राफिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम तेल नहीं बना सकते तो दुबई में अनाज नहीं उगाया जा सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक, रिसोर्सेज विच आर क्विकली गेट रिप्लाइज बाय नेचर आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक। ऐसी रिसोर्सेज जो कि नेचर के द्वारा जल्दी से उनकी दोबारा से पूर्ति कर दिया जाता है। रिप्लाइज्ड मतलब उनकी खुद से उनको उसी रूप में ला देना, वो कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे द एयर वी ब्रीथ इज रिप्लाइज इजली बाय नेचर, हेंस इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे जो हवा है जो हम लेते हैं उसकी पूर्ति क्या करता है, नेचर अपने आप कर देती है ना। कोई आप फैक्ट्री किसी ने थोड़ी ना बना रखी हो, तो नेचर के द्वारा उसकी पूर्ति होती है, तो इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनकी दोबारा से पूर्ति नहीं की जा सकती। रिसोर्सेज which take thousands of years to get replenished by called on non-renewable resources, ठीक। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हज़ारों साल लग जाते हैं उनको दोबारा से पूर्ति करने में, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। सिंस इट टेक मोर देन द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन टू रिप्लाइज दीज रिसोर्सेज, सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चों ऐसा होता है, ये इनका कहने का मतलब है कि हज़ारों साल उनको लग जाते हैं, तब से ह्यूमन की जो जनरेशन है वो कितनी बार स्पेन मतलब घूम घूम के जा चुके, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी जनरेशन आ जाती है, तब तक भी उनका रिकग्नाइज नहीं हो पाता। जैसे पेट्रोलियम एंड कोल कैन टेक थाउजेंड्स ईयर्स टू फॉर्म एंड हेंस दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे पेट्रोलियम और जो भी हम बनाते हैं कोल और पेट्रोलियम, इनको हज़ारों साल लगते हैं उनके उस रूप में आने में, तो इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेनी नेचुरल सबस्टेंस कैन बी मेड यूज़फुल ओनली आफ्टर द यूज़ ऑफ सम टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा उनका इस्तेमाल किया गया, ठीक है, इसलिए व्हेन दीज नेचुरल सबस्टेंस बिकम यूज़फुल दे आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, ठीक है। जब उनको नेचुरल रूप में पाया गया तो वो इंसान उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उनको क्या होता है, उनको कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा इंसान उनको अपने यूज़ के लिए बनाता है, इसलिए उसको मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे आयरन जो पाया जाता है, ऑर्स, जो आयरन का ऑर्स पाया जाता है, ठीक है, नेचुरल फंड ऑफ ऑर्स। ऑर्स क्या होता है बच्चों? ऑर्स मिट्टी या फिर
जो है पत्थर के रूप में, चट्टान के रूप में ऐसा होता है जो कि उस रूप में मिलता है। जैसे आयरन क्या होता है, वो ऑर्स के रूप में मिलता है। आयरन को हम अगर जो उसका वास्तविक रूप होता है, जो नेचुरल रूप होता है, उसमें नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। बट द आयरन और इन इट्स नेचुरल फॉर्म इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इसका नेचुरल रूप जो हमें मिलता है उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। द आयरन और नीड टू बी सेंट टू फैक्ट्रीज टू मेक यूजफुल आयरन फॉर अस। आयरन ओर्स को क्या किया जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है, तब वो हमारे लिए उनको इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। सिमिलरली व्हेन कारपेंटर मेक फर्नीचर फॉर वुड दे चेंज वुड इनटू अ मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक, और इसी तरह से लकड़ी है, जैसे कि हम बेड, टेबल, चेयर, क्या लकड़ी को सीधे इस्तेमाल करते हैं? नहीं, पहले वो फैक्ट्रीज में जाती, कारपेंटर उसको उस सब बनाते, तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, दिस इज़ द पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का पढ़ाऊँगी।